जो पिछला बजट हमारा था उस बजट को हम खर्च नहीं कर पाए और ये बजट में विसंगतियां कहां से हो रही हैं। हालांकि इसलिए मैं इस बात को केवल माननीय वित्त मंत्री जी को आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहूंगा कि जब बजट बनाया जाता है तो एक वित्त मंत्रालय द्वारा एक सर्कुलर जारी होता है और उस सर्कुलर के माध्यम से बजट बनाने के लिए संबंधित सभी विभागों को कहा जाता है। उस सर्कुलर का भी मैं उल्लेख करूंगा आपको। ये 30 सितंबर 2022 का सर्कुलर है जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने जारी किया कि आप कैसे बजट बनाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं बजट बनाने का। दूसरा, उसके बाद उसी के साथ जब बजट हमारा जब बना दिया जाता है तो बजट खर्च करने का भी एक सर्कुलर जारी होता है, वो भी वित्त मंत्रालय ही जारी करता है। वो हमारा सर्कुलर जारी हुआ 7 जून 2022 को। उसमें जिम्मेदारी ठहराई गई है। इसका पूरा जरूर मैं चाहूंगा कि इसका वित्त मंत्री जी एक बार ये उनके अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया है, इसका जरूर संज्ञान लेंगे। उसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने तक की बात की गई है। संबंधित विभाग जिनको जो बजट दिया जा रहा है वो विभाग अगर वो अपने उस दिए गए बजट के अनुरूप खर्चा नहीं कर पाते हैं, समय समय पर इसमें एसीएस की और विभागाध्यक्ष की रिस्पांसिबिलिटी दी गई है कि आप इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और मॉनिटरिंग करके बजट खर्चे का पूरा आप हिसाब किताब रखेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं किया गया। कारण क्या हुआ? आज कारण ये हो गया कि हम लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण, जैसे माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष अपना गिना रहे थे, भाई नेता प्रतिपक्ष महोदय कोट किए कि भाई बताइए पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभाग में सरकार इतनी उदासीन है। अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, केवल वही वजह है हम पीडब्ल्यूडी में 29.14 यानी 20 फरवरी तक 29.14 सब मिलाकर के उसके बहुत सारे मद है। सारे मदों को मैं समय नहीं जाया करना चाहता हूं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जिस विभाग का 29.14% बजट खर्च हुआ हो 20 फरवरी तक का बता रहा हूं, और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन पे मौजूद है। कोषवाड़ी हमारे सभी सदस्य जानते हैं, वो ट्रेजरी की एक साइड है कोषवाड़ी। आप उसमें जब चाहेंगे कोई भी, ऐसा नहीं कि सरकार कल खड़ा होकर कहेगी कि आपने गुमराह किया। ये मैं जो भी बता रहा हूं आप रिकॉर्ड बता रहा हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, नगर विकास मंत्री जी, एक तो पता नहीं क्या सोच करके, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण विभाग, एक माननीय मंत्री जी को भी जो नए पहली बार सदस्य हुए हैं, और आप कहेंगे कि नहीं ये क्यों आप आरोप लगा रहे हैं, भाई उनके पास 10 विभाग भी हो सकता है। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि हम पूरे इधर बैठे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी समाप्त हो जाती है। जितनी रिस्पांसिबिलिटी आपकी है उतनी रिस्पांसिबिलिटी हमारी भी है। आप नगर विकास में 6.84% खर्चा हुआ है, 6.84, इसलिए कि अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है, बहुत सारे इसके काम जनता से सीधा जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उसके लिए हमें रोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, घंटों घंटों पे बैठक लेनी पड़ेगी। इसकी बहुत सारी इकाइयां हैं, लेकिन उसमें भी यही हाल है। हमारे बड़े भाई हैं जो संसदीय कार्य मंत्री जी, हालांकि अभी जो इन्होंने योजनाओं का जिक्र किया 301 योजना है, मुझे लगता है कि वो अगर जारी कर देंगे तो काफी खर्चा बढ़ जाएगा। जो भी समिति ने जो अप्रूव किया है, मैंने पता किया अभी जारी नहीं हुआ है। हालांकि आज के डेट में 20 तारीख में 21.13% जारी हुआ है। हम खाली जो प्रमुख विभाग है जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी काफी प्रयास करते हैं कि स्वास्थ्य, देखिए हम तो चाहते हैं कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है कि सारा मैक्सिमम बजट काट करके अगर स्वास्थ्य में खर्चा किया जाए तो भी कम होगा, लेकिन जो बजट हम स्वास्थ्य को खर्च करने के लिए दे रहे हैं वो भी बजट अगर ना खर्च कर पाए तो फिर हमारी उदासीनता कहीं ना कहीं साफ झलकती है। बड़े भाई हमारे पीछे, उनका भी सहभागिता है, वो भी उनके राज्य मंत्री जी हैं। हम इसमें खर्च किए 24.5%, 05। पंचायती राज में भी 24.84। ऊर्जा विभाग इसलिए कि हमें थोड़ी बिजली खरीदनी पड़ रही है, तो बजट के सापेक्ष हमने 42 यानी 42.65% खर्च किए हैं। चिकित्सा शिक्षा में 29.76 और परिवहन में 31.98। ये मैंने छोटा उदाहरण दिया जो प्रमुख विभाग है। इससे ये, और इसलिए नहीं दिया कि मैं आलोचना कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि हमारे मंत्रिमंडल समूह की अगर जिम्मेदारी है तो संबंधित मंत्री जी के अधीनस्थ जो उनके विभागाध्यक्ष हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, जो उनकी पूरी सचिवालय की टीम है, उन सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। और वित्त विभाग द्वारा पहले ही सर्कुलर जारी किया गया है कि अगर बजट खर्च करने के लिए आपको समय समय पर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और नहीं करते हैं तो ये रिस्पांसिबिलिटी आपकी होगी। आदरणीय हमारे वित्त मंत्री जी
बजट मान लीजिए कहने के लिए, प्रेस में कहने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। प्रेस में भाई हम कहेंगे कि हमारा पहला बजट इतना था, दूसरा बजट हमारा इतना आया। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बजट का आकार बनाया है उसमें आपको 2-3 चीजों पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 चीजों पे केवल मैं आपको फोकस कर रहा हूं। जीएसटी में जो राज्य के स्वयं कर हैं उसमें जो पिछला माननीय 22-23 में जो माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी ने जो अचीव करने की उम्मीद किया था अधिष्ठाता महोदय, उसमें हम -16% कम अचीव किए हैं। और आज हम जो बजट का आकार बना रहे हैं, 2 चीजें उठेंगी इसमें, 2 चीजें बातें आएंगी। या तो उस विभाग में जो परसेंटेज आ रहा है इसकी जब मैरिटी होगी हो सकता है वह विभाग ये कहे कि हमको वित्त विभाग से पैसा नहीं मिल रहा है। और ये मुझे इस रिपोर्ट को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है, हम इस बार जीएसटी में 42% जो राज्य के स्वयं कर हैं हम उसको अचीव करने की टारगेट लेके चले कि हम 42% अचीव कर लेंगे, जबकि पिछला जो टारगेट था उसमें हमने -16 थे। इसी तरह से राज्य के स्वयं गैर कर, अधिष्ठाता महोदय आप सुन के आश्चर्यचकित होंगे, इसमें हमने जो अचीव करने का जो हमारा टारगेट था उसमें हम -47% कम अचीव किए हैं। और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 94%, इससे भी अभी 47% तो कम किए हैं, लेकिन इसके बाद भी हम 94% और अधिक हम अचीव कर लेंगे। तो अधिष्ठाता महोदय बजट का आकार तो बढ़ता जाएगा, लेकिन केवल ये कह देने से कि हम इससे ज्यादा 94% में अचीव कर लेंगे तो हमारा बजट, हमारी प्राप्तियां ही हो जाएगी, माननीय अधिष्ठाता महोदय ये गलत होगा। इसी तरह से हम उसमें वेतन पेंशन में, इसमें भी अधिष्ठाता महोदय हम जो हमें प्राप्तियां थी उसमें हम 15% कम हमारी प्राप्तियां हुई और 27% का हम अगला टारगेट रखे हैं। अधिष्ठाता महोदय 2-3 चीज और बताता हूं, जैसे जीएसटी है। जीएसटी में अधिष्ठाता महोदय हमारा जो पिछला टारगेट था हम उसको अचीव नहीं कर पाए, जो हमें वहां जो भारत सरकार से मिली थी, -13%। और इस साल उम्मीद किए हैं कि 41% हमको प्राप्तियां होगी। इसी तरह एक्साइज में हम 16% कम अचीव कर पाए हैं और इस बार उम्मीद करनी है कि 40% हम अधिक अचीव करेंगे। और इसी तरह से बिजली टैक्स पर ड्यूटी जो है, ये जो सबसे बड़ा आइटम अमाउंट बता रहे हैं, इसमें हम 57% कम अचीव किए हैं। और इस बार क्या उम्मीद किए हैं, इस बार 173% अधिक हम अचीव करने के लिए टारगेट लेके चलना है। क्या करेंगे, छापा मरवाएंगे, गरीबों को जेल भेजवाएंगे, विजिलेंस वालों की दौरी दुकान चलेगी। विजिलेंस वालों ये सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो कोई रोजगार ही नहीं है। हम सीधा आरोप लगा रहे हैं, इसलिए कि गांव में रहने पर यह माननीय अधिष्ठाता महोदय देखने को मिलता है। स्टैंप ड्यूटी में हम 18% कम अचीव किए, इस बार 42 की उम्मीद कर रहे हैं। सेल टैक्स से हम 13% कम अचीव किए और इस साल हम 42% का टारगेट लेके चल रहे हैं। और अधिष्ठाता महोदय इसी तरह से, क्योंकि एक और जो विशेष मतलब चूंकि सरकार का ये है कि जो अन्य प्रदेशों से जो हम तुलना करते हैं कि अन्य प्रदेशों का मतलब क्या मानक है, क्योंकि पूरे देश स्तर पे एक सर्वे किया जाता है। उस सर्वे के आधार पे ये देखा जाता है कि कौन स्टेट किस मद में उसका फोकस है। और देखिए, अगर देखा जाए तो पुलिस में जो पुलिस सबसे आवश्यक है अधिष्ठाता महोदय, उसमें हम 2.9% अपना प्रोविजन किए हैं। लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो अन्य स्टेट हमारी जो हम कहते हैं रोज रोज हमको पुलिस को अत्याधुनिक बनाना है, हम कहते हैं कि नहीं हमें पुलिस में मैंने हमको पुलिस को ऐसा सुसज्जित करना है कि इससे कोई माफिया या क्रिमिनल टकरा ना पाए। लेकिन हम इसमें खर्च कितना कर रहे हैं, जहां पूरे स्टेट 5.8% अपना बजट का खर्च करते हैं, हम खर्च कर रहे हैं 2.9%। इसी तरह से अजय 1% है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अब चूंकि साथी हमारे लोग कह रहे हैं घड़ी बढ़ रही है, तो मैं केवल संकल्प पत्र का जिक्र करके संकल्प पत्र का ही जिक्र करूंगा और संकल्प पत्र के आधार पे ही अपनी बात रखूंगा। इसी के आधार पे माननीय अधिष्ठाता महोदय,
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग है। सरकार के संकल्प पत्र में था कि हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए उन्होंने बजट में प्राविधान भी किया था 1500 करोड़ रुपए का 2022-23 के। अधिष्ठाता महोदय, मैंने इसमें पूरा साल बीत गया, अभी पूरे 1500 करोड़ रुपए के लैपटॉप और टैबलेट खरीदने की अभी टेंडर निविदा भी फाइनल नहीं हो पाई है। अभी आज तक हम बातें कितना है इसमें टोटल अगर देखा जाए, हम आज के डेट में 20,50,000 हम युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन मैंने दे पाए हैं 2 करोड़। और अध्यक्ष जी इस बार अधिष्ठाता महोदय इस बार 3600 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। 1500 करोड़ तो हम पिछली बार रखे, लेकिन उस 1500 करोड़ रुपए का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। आज अगर आप करते तो विपक्ष को कहने का मौका नहीं मिलता। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कल हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ये भी कहेगी कि संकल्प पत्र इनका आपको भी पढ़ना चाहिए। हम लोग इनके संकल्प पत्र के आधार पर इनको वोट किए थे, तो आप लोगों को भी समय समय पर इनको याद दिलाना चाहिए। हम लोग जो हमारी जिम्मेदारी है उसके तहत हम आपको याद दिला रहे हैं। इसी तरह से खाद्य और रसद विभाग, इसमें अभी हमारे आदरणीय मोना जी ने इस बात का उल्लेख किया एक गृहिणी के नाते। हालांकि जब यहाँ रहती है तो घर से खाना बना के टिफिन में आता है, हम लोगों को भी खिलाती है, लेकिन शाम वाला खाना हो सकता बनाती होंगी। तो अच्छा गृहिणी का अच्छा अनुभव इसलिए मैं कह रहा हूं आपके नहीं जरूर पूछती हैं, जरूर है। आपस में बातचीत ना करें कृपया। इसलिए इन्होंने जो कहा उससे मैं अपने आप को संबोधित करता हूं। 2022-23 में जो संकल्प पत्र में जो घोषणा थी कि हम दिवाली और होली पे एक मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे, उस समय मैं कह सकता हूं कि तुरंत काउंटिंग के बाद होली पड़ी थी। उस समय सरकार का बजट नहीं आया था, सरकार बजट अब तक मई में लेके आई थी, मैं मान लेता हूं। लेकिन अधिष्ठाता महोदय उसके बाद दिवाली पड़ी थी, लेकिन दिवाली में नहीं दिया गया और इसके लिए बजट की भी व्यवस्था थी। अधिष्ठाता महोदय 6,571 करोड़ 13 लाख रुपया इसके लिए बजट में प्रोविजन भी किया गया था। हमारा जो बजट का आकार था कि हम इतना भारी बजट लेके आए हैं, उसमें ये भी 6,500 इसमें एक विषय था, 6,500 ये भी जुड़ा था, लेकिन हम नहीं दे पाए। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि अभी होली आने वाली है, कम से कम होली वाला सिलेंडर तो दे दीजिए उस बजट से, उसमें होली वाला दे दीजिए। हालांकि आपने इस बार 2300 अधिष्ठाता महोदय चीनी मिल के लिए भी चर्चा हुई, हमारे विद्वान मंत्री जी हैं, और चूंकि इनके लिए बताऊं, अब मंत्री से मैं कहा एक दिन कि मंत्री जी आप बताइए, जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार में जब आप कृषि मंत्री थे, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में वो कृषि मंत्री थे, और मैं बात ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मतलब चट्टी चौराहों की बात नहीं कर रहा हूं, नुक्कड़ सभाओं की, वित्त मंत्री रहते हुए 2007 से 12 वाले कार्यकाल में, कृषि मंत्री रहते हुए खाद्यान्न उत्पादन में हमारे कृषि विभाग को भारत सरकार के तरफ से पूरे भारतवर्ष में 2 बार लगातार प्रथम पुरस्कार मिला था। हमारे कृषि पे रुपया खर्च नहीं हुआ है। अधिष्ठाता महोदय विशेष तौर से एक चीज और मैं क्योंकि अभी आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, जो हमारे अजय निषाद जी नहीं है, पिछली बार इनको 5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। अब इनको भी चाहिए कि कम से कम एक विभाग की जिम्मेदारी मिली है तो समय से उस बोर्ड का गठन करा दिए, इस पैसे को यूटिलाइज कर दें। गाइडलाइन न उसका गाइडलाइन बना, न बोर्ड का गठन हुआ। जीरो खर्चा है उसमें, पैसा नहीं जीरो। और आज उस बजट को घटा करके 2 करोड़ रुपया कर दिया गया, 3 करोड़ रुपया कर दिया गया, 2 करोड़ 3 करोड़ कम कर दिया नेता बसपा। और एक और देखो ये सीधा जनता से सभी सदस्यों के लिए है। जनता की बात कह लीजिए, जल्दी कहिए। ये लोग भी हंटिंग करेंगे। भामाशाह भाव स्थिरता कोष का गठन हुआ था और ये संकल्प पत्र के प्रथम हेडलाइन में था कि हम आलू, टमाटर, प्याज जैसी फसलों का जो मूल्य निर्धारण करने के लिए हम अपने बजट में 1,000 रुपया रखेंगे कि अगर बाजार भाव इसका अधिक होगा तो हम अपने फंड से देकर उसको कंट्रोल करेंगे। अध्यक्ष जी, दुर्भाग्य है पिछले बजट में 100 करोड़ रुपए का अधिष्ठाता महोदय व्यवस्था भी थी, लेकिन आज तक इसका गठन भी नहीं हो पाया है। इसलिए यह इस गंभीरता को मुझे लगता है कि देखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक और सबसे बड़ी घोषणा थी, हमारे धर्मार्थ विभाग के लोग होंगे
पुरोहित कल्याण बोर्ड। इसमें हुआ था कि बुजुर्गों, संतों, पुजारियों और पुरोहितों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड गठन किया जाएगा, इनको सम्मान देने के लिए, इनको पुरस्कार देने के लिए। अधिष्ठाता महोदय, आज तक गठन नहीं हुआ है। अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर, कितने कागज रह गए आपके हाथ में? मैं एक मिनट बस कानून पे आ जाता हूं। रोज हमारे वित्त मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी एनसीआरबी का चर्चा करते हैं। ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। एनसीआरबी की रोज चर्चा होती है। जैसे इधर से सवाल आएगा, एनसीआरबी वाली बुक उठ जाएगी। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से, अभी आज उनको वित्त मंत्री जी नहीं कह रहा हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहा हूं कि वो 2007 से 2009 से, मतलब 7 से 12 में हमारी सरकार थी, जरा 2009 से या 2011 तक का एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल लेंगे। अधिष्ठाता महोदय, उस समय क्राइम में उत्तर प्रदेश 34वें नंबर पे था, उत्तर प्रदेश 34वें नंबर पे। मैं ये बात ऐसा नहीं कह रहा, अधिकार के साथ कह रहा हूं, हमसे केवल कम क्राइम एक स्टेट में था, नागालैंड में। बाकी सारे लोग हम 34वें नंबर पे थे। तो अंदाजा लगाइए कि क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट थी और क्या लाइन ऑर्डर होता है। माननीय रह गई नियुक्तियों की बात, नियुक्तियों पे आ जाते हैं। अब कृपया समाप्त करें। हमारे देखिए थोड़ा सा साथी, इसलिए नियुक्तियों की बड़ी बात इधर से उधर से दोनों से हो रही है, दोनों वो कह ली अन्य लोग और पिछड़ी की बात हो रही है। अपना समय आपको दे, अच्छा चलिए अध्यक्ष, देखिए ये भी समय दे रहे हैं। चलिए तो अच्छा, भाई है, बड़े भाई है, हमारा समय भी आपकी 1 मिनट का 1 मिनट आपको दे रहे हैं, पूरा 15 मिनट जोड़ दिया। अरे नहीं 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 नहीं, 1 मिनट केवल नियुक्तियों की बात करके अपनी बात समाप्त करेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज नियुक्तियों के बाद सब लोग पिछड़े के, एससी के, सब लोग मेरे हिमायती बन रहे हैं। अध्यक्ष जी, बहुत दूर नहीं, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी ना अधिष्ठाता महोदय, तो मुहिम चला करके जितने विभागों में बैकलॉग था, उन सारे बैकलॉग को भरा गया। ये बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकाल में हुआ, बकिया किसी कार्यकाल में आज तक नहीं हुआ। ये बैकलॉग भरा गया। जो नए साथी होंगे, जिनको नहीं अनुभव होगा, जो जानते नहीं होंगे और जो अध्ययन नहीं करते होंगे, मैं जो भी बात बोलता हूं, जो भी बात करता हूं, मैं चट्टी चौराहों और नुक्कड़ सभाओं की बात नहीं करता हूं, मैं टू द पॉइंट बात करता हूं, उसका अधिकार दूंगा मैं कभी भी। मैं जानता, माननीय ज्यादा लंबा हो गया, आप कृपया समाप्त करें। देखिए हमारे बलिया जनपद में, एक जनपद के लिए, न कि रखना विधानसभा के लिए, बलिया जनपद, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। हम मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं बलिया में, लेकिन बलिया में मेडिकल कॉलेज देने के लिए मतलब ये 2022 से ही मेडिकल कॉलेज देने की बात आ रही है, लेकिन बलिया को, अरे भाई सुनो, अरे आप लोग ना बोले भाई, बोलते भाई, चलिए 2022 से ही मेडिकल कॉलेज देने की बात आ रही है अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, लेकिन अभी तक मेडिकल कॉलेज बलिया को नहीं मिला। लिख के आता है कि जमीन खोजी जा रही है। फिर आया सरकार से कि हम PPP पे करेंगे। मैंने एक सरकार को अधिष्ठाता महोदय ऑफर भी दिया था, मैंने कहा अगर जमीन नहीं मिल रही है तो अब ये मत कहें कहां पे है। मैं कहा कि रसना के बगल में, रसना के शहर में, मैंने कहा था, फिर आज बात को कह रहा हूं, हाउस में कह रहा हूं। आपकी बात आ रही है अब सरकार, हमारी अपनी खुद की जमीन 30, आप कहां जा रहे हैं राजा साहब? सरकार हमसे फ्री में दे रही है और हम मेडिकल कॉलेज खोल दे रहे हैं, हम फ्री में दे रहे हैं पूरे जिला के लिए। अब पूरे जिला के लिए वो हम अपनी जमीन फ्री में दे रहे हैं, 30 बीघा है और सरकार उसे मेडिकल कॉलेज खोले, लेकिन खोले, ये रोना न रहे कि हमारे पास जमीन नहीं मिल रही है। भाई सारे पावर है, आपको कैबिनेट से उसके मानकों को शिथिल करने का राइट है। अगर 10 किलोमीटर के दायरा में नहीं मिल रही है तो आप उसको 12 किलोमीटर में जाकर कैबिनेट से उसको शिथिलता दे सकते हैं और मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं।